हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका। दोस्तों, ये सीरीज़ मैंने इसलिए बनाई है कि आपको केवल और केवल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जो सामान्यतः आपको नहीं मिल पाते हैं कहीं से भी, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही जो विद्यार्थी 2019 का मेंस दे रहे हैं, उनके लिए भी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं वो आपके लिए उपलब्ध कराते रहूँगा। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका, जो पेपर 2 पार्ट बी की यूनिट 2 में दिया गया है। और इस पे उम्मीद है दोस्तों कि 5 नंबर का क्वेश्चन एक संभावित जो कि बन सकता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि संविधान लागू होने के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा है। हालांकि दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बावजूद भी भारत की राजनीति में धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हम देखें कि धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है, तो दोस्तों, धर्म को सांप्रदायिकता के लिए, तनाव उत्पन्न करने के लिए और शक्ति पाने के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है भारतीय राजनीति में। तो हम इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या क्या भूमिका है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला बिंदु है धार्मिक व सांप्रदायिक राजनीतिक दल। जैसा आपको पता है कि स्वतंत्रता से पहले ही भारत में धर्म के आधार पर कई राजनीतिक दलों का गठन होने लगा था। जैसे मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा हो गई, जिन्होंने धर्म के नाम पर जो भारत का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में, उसके बावजूद दोस्तों ये दल न केवल अस्तित्व में रहे बल्कि धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते रहे। ये सांप्रदायिक दल धर्म को राजनीति में प्रधानता देते हैं और धर्म के आधार पर प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं और धर्म के आधार पर ही वोट मांगते हैं। तो इस प्रकार के दल आज भी अस्तित्व में है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे बिंदु की, धार्मिक दबाव समूह। जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये जो दबाव समूह होते हैं, धार्मिक दबाव समूह, यह न केवल शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं बल्कि अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय भी करवा लेते हैं। जैसा आपको पता है कि हिंदुओं की आपत्ति और आलोचना के बावजूद भी हिंदू कोड बिल पास करा दिया गया था। और आपको पता है कि मुस्लिम संगठनों के विरोध के कारण एक समान सिविल संहिता का निर्माण नहीं हो सका, जो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है। वो मुस्लिम संगठनों के विरोध के कारण, जो मुस्लिम दबाव समूह है उनके विरोध के कारण आज तक लागू नहीं हो पाई। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे बिंदु की, प्रत्यक्ष राज्यों की मांग। पृथक राज्यों की मांग, तो इसके अंतर्गत दोस्तों कई बार हमने देखा है अप्रत्यक्ष रूप से कि धर्म के आधार पर भी पृथक राज्य की मांग की जाती है। जैसे पंजाब में जो अकाली दल है, जो ऊपरी स्तर पर तो ऐसा लगता है कि भाषा के आधार पर मांग कर रहा है, लेकिन हम उसके मूल रूप को समझें तो वो धर्म के आधार पर पृथक राज्य की मांग कर रहा है। ऐसा ही कुछ नागालैंड के ईसाई समुदाय ने भी पृथक राज्य की मांग का आधार तैयार किया है। अब बात करते हैं हम चौथे बिंदु की, मंत्रिमंडल के निर्माण में धर्म की भूमिका। तो दोस्तों, केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडल मंडल के निर्माण में भी हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख धार्मिक संप्रदाय के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। अब बात करते हैं पांचवें बिंदु की, कि उम्मीदवारों का चुनाव। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं और ऐसा करते समय लगभग सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के धर्म और चुनाव क्षेत्र के लोगों के धर्म के प्रति विशेष ध्यान देते हैं। इस प्रकार धर्म को समक्ष रखकर उम्मीदवारों का चयन भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिक प्रभाव दर्शाता है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की नीति। तो दोस्तों, भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है। शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है तथा सरकार बहुमत के आधार पर लोगों के मतों से बनाई जाती है। इसलिए प्रत्येक दल बहुमत प्राप्त करना चाहता है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए सभी राजनीतिक दल कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि वे अधिक से अधिक मत प्राप्त कर सकें। और इस प्रकार की गतिविधियां राजनीति को सांप्रदायिक रंग देने के लिए उत्तरदायी होती जाती हैं। अगले बिंदु की बात करते हैं, धर्म के आधार पर प्रतिनिधि।
तो दोस्तों, प्रत्येक राजनीतिक दल उम्मीदवार का चयन करते समय इस बात का प्रयास करते हैं कि विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने उम्मीदवारों की सूची में शामिल करें, ताकि उन धर्मों के लोग जो उस दल को मत दें और संतुष्ट रहें कि हमारा भी प्रतिनिधित्व है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, कि धर्म पर आधारित चुनाव विश्लेषण। तो भारतीय राजनीति में दोस्तों, धर्म के प्रभाव को इस बात से भी अनुमानित किया जा सकता है कि जो चुनाव विश्लेषण आजकल पत्रिकाओं में छपते हैं, वे भी मुख्यतः धर्म एवं जाति पर आधारित होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, न्यूज़ में, टीवी में, हर जगह धर्म के और जाति के आधार पर ही विश्लेषण किए जाते हैं। विश्लेषण जो करने वाला होता है, वो चुनाव निष्कर्ष मतदाताओं के धर्म एवं उम्मीदवार के धर्म के आधार पर ही निश्चित करता है। तो ये कुछ बिंदु थे। अब हम इसके आगे एक निष्कर्ष के तौर पर देख लेते हैं कि जैसे भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संपूर्ण भारत के लोगों को बंधुत्व के सूत्र में बांधने के ख्याल से संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य धर्म को राजनीति से हटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, व्यवहारिक रूप से धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क से मिटा नहीं है और आज भी धर्म राजनीति में विद्यमान है। आज के राजनीतिक जो दल हैं, वो धर्म और संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के रूप में मानते हैं और अपनाते हैं। आम चुनाव के दिनों में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है। जैसा कि आपने देखा है कि जो भी चुनाव आते हैं, उसमें धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है। संक्षेप में देखा जाए तो भारतीय राजनीति में धर्म एवं सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। मतलब कि दोस्तों, जो धर्म और सांप्रदायिकता का जो आ, आज के समय में पॉलिटिकल सिस्टम में जो बढ़ता प्रभाव है, उससे जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष की भावना है, उसका मार्ग का विकास अवरुद्ध हुआ है। अतः आवश्यकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम अपनी समस्त संकीर्ण मानसिकताओं को तिलांजलि दें और राजनीतिक चेतना की जनसाधारण में वृद्धि करें और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में अपना सकारात्मक सहयोग दें। तभी भारत में सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप कायम हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप थोड़ा सा निष्कर्ष, जो भी आपको इसमें कुछ प्रमुख बातें लगी, वो 7 से 8 जो बिंदु और एक इंट्रो के तौर पर जो मैंने आपको शुरू में बोला, अगर आप उसे अपने आंसर में कवर करेंगे तो निश्चित ही तौर पर ये एक अच्छा आंसर बन सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इंट्रो को 1 से 2 लाइन में लिखें। 7-8 बिंदु जरूर लिखें। आजकल 8 ही लाइन आती हैं, तो आप ख्याल रखें कि 4-5 लाइन में आपके 8 बिंदु आ जाएं। उसके बाद 1 से 2 लाइन का निष्कर्ष दे दें, तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर के रूप में माना जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के मध्य इसको फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों।